हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद जंगिड़। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई टर्म 1 बायोलॉजी का सैम्पल पेपर। आज हम सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम टर्म 1 के सिलेबस की बातचीत कर लेते हैं। तो टर्म 1 का सिलेबस जैसा आपको पता होगा, टर्म 1 के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स है। ऑल ओवर +2 की बायोलॉजी में टोटल 16 चैप्टर्स है। 16 में से आपको पता होगा टर्म 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है वो सिलेबस में नहीं आ रहा। टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं उसमें है रिप्रोडक्टिव यूनिट के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ये टोटल 15 मार्क्स के। यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है उसके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 टर्म 1 में आने वाले हैं। ये दोनों 20 मार्क्स के हैं। ज़्यादा वेटेज होता है यूनिट सेकंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का। आपको पता ही होगा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन। तो पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया है उसमें बता रखा है टोटल 60 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे। 60 क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चन है। 24 में से आपको ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 24 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेम सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है, बट आपको ओनली 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 60, इसमें से आपको अटेंड करने 50 क्वेश्चंस। फिर सीबीएसई ने बता रखा है कि जो ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, इसका मतलब टोटल मार्क्स है 50, क्वेश्चन 50। एक क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। वैसे पहले सीबीएसई ने बताया था कि जो टर्म 1 है इसका सब्जेक्टिव पेपर 35 मार्क्स का होगा। सब्जेक्टिव पेपर 35 मार्क्स का होगा एंड 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। बट ये जो सैंपल पेपर जारी किया है इसमें बता रखा है टोटल पेपर 50 मार्क्स का है। तो अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म डिसाइड नहीं है प्रैक्टिकल्स टर्म 1 में होंगे या नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर का डिस्कशन। और ये वाला पॉइंट नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। आपको लगे कि क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन का आंसर गलत होगा या सही होगा, आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेंड कीजिए। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज़्यादा चांसेज सही होने के ही होंगे। गलत होना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक भी मार्क्स आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 90 मिनट का होगा। 90 मिनट में आपको 16 क्वेश्चन रीड करने हैं। 16 में से ओनली 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने का मतलब है ओनली 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, बट रीड आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रीड करने में और सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 90 मिनट में आराम से आपका पेपर कवर हो जाएगा। पेपर स्किप होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आपका पेपर ऑल ओवर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा इजीली। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। आज इस वीडियो में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ। बाइलोब्ड एंथर की बात चल रही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट, उसको बोलते हैं स्टामिन। स्टामिन में आपको पता होगा 2 पार्ट्स होते हैं। एक अपर वाला पार्ट, इसको एंथर बोलते हैं, लोअर पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। तो एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके अंदर बता रखा है इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। टोटल 2 थीका होती है, एक ये लेफ्ट वाली, दूसरी राइट वाली। और 2 थीका में टोटल 4 लोब होती है। ईच लोब कंसिडर ए सिंगल स्पोरेंजिया, जिसको माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 2 थीका एंड 4 स्पोरेंजिया।
2 थीका, फिर से रिपीट कर देता हूं, पर्टिकुलर एंथर में 2 थीका होती है, 4 लोब होती है एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल का डायग्राम, इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द टिपिकल एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं। ओव्यूल के इनसाइड में जो एम्ब्रियो सेक होता है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखनी है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में आपको पता है चेलेजल एंड की ओर टोटल 3 सेल्स होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, चेलेजल एंड की ओर टोटल 3 स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो चेलेजल एंड में सेल्स हो गई 3। फिर बात करते हैं माइक्रोफाइलर एंड। माइक्रोफाइलर एंड में एक सेंट्रल वाली जो लार्ज सेल होती है इसको बोलते हैं एग सेल, ये वाली होगी एग सेल। 2 होती है सब्सिडरी सेल्स, तो टोटल हो गई ये भी 3 सेल्स। तो 3 और 3, इसमें भी 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में आपको बताऊंगा सेल सिंगल होती है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, लार्ज सेल होती है बट उसके अंदर न्यूक्लियाई की काउंट 2 होती है, 2 होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। चेलेजल एंड में 3 एंटीपोडल सेल, माइक्रोफाइलर एंड में 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स, जिसको सब्सिडरी सेल्स भी बोलते हैं। एंड जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल ओवर स्ट्रक्चर में 7 सेल्ड होती है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ये भी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज। तो कोकोनट की बात करते हैं, तो कोकोनट जो ग्रीन कोकोनट होते हैं उनके अंदर कोकोनट वाटर होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो कोकोनट वाटर में होता क्या है आपको बता दें, जो एंडोस्पर्म है, हमारे सिलेबस में टोटल 3 टाइप के एंडोस्पर्म दे रखे हैं। एक नंबर 1 जो एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नंबर 2 एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। नंबर 3 हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो जो नंबर 1 फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो रिप्रेजेंट करता है कोकोनट वाटर का। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन हो गया बी। जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल है जिसको ट्रिप्लोइड सेल बोलते हैं, ये कंटिन्यूस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। तो ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पहले भी सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया है। जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे उस टाइम 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जाता था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एज ए फॉसिल प्रेजेंट होता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन है पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्साइन। तो एक्साइन में एक पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इसको माइक्रोब्स डिग्रेड नहीं कर सकते, टेम्परेचर भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, एसिड भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। तो स्पोरोपोलिनिन की वजह से पोलन ग्रेन्स एज ए फॉसिल प्रिजर्व्ड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ए, स्पोरोपोलिनिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये सारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से रिलेट करते हैं। सीड अक्स और सीड वाई, सीड अक्स और सीड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू सीड अक्स एंड सीड वाई। सीड अक्स दिख रहा होगा आपको, इसमें 2 कोटिलिडन्स है। सीड वाई इसमें सिंगल कोटिलिडन है। सीड अक्स ये रिप्रेजेंट करता है डाइकोट सीड को, सीड वाई रिप्रेजेंट करता है मोनोकोट सीड को। आपको पता होगा जो डाइकोट सीड होते हैं उनके अंदर सीड फॉर्मेशन के बाद एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है। इसका मतलब ये जो सीड अक्स है ये हो जाएगा डाइकोट सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन
एल्बुमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्बुमिनस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है। सीड वाई रिप्रेजेंट करता है मोनोकोट सीड को, मोनोकोट सीड को, और ये होते हैं एंडोस्पर्मिक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है और स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। सीड वाई इज मोनोकोट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये आ गया चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की बात करते हैं। प्लेसेंटा से एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, बट रिलैक्सिन सिक्रेट होता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज रिलैक्सिन का फंक्शन होता है फीमेल में प्यूबिक सिंपाइसिस को डायलेट करता है, फीमेल में प्यूबिक सिंपाइसिस को डायलेट करता है। तो इसका मतलब रिलैक्सिन सिक्रेट होगा पास्चुरेशन के टाइम पे। पास्चुरेशन होता है लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। एक तो ये वाला सही हो गया, प्लेसेंटा सिक्रेट रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड, प्लेसेंटा सिक्रेट हाई अमाउंट ऑफ एफएसएच। एफएसएच का आपको पता होगा, एफएसएच एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, तो एफएसएच सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। प्लेसेंटा सिक्रेट रिलैक्सिन ड्यूरिंग इनिशियल फेज में सिक्रेट नहीं होगा था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिलैक्सिन का फंक्शन होता है प्यूबिक सिंपाइसिस को डायलेट करना पास्चुरेशन के टाइम पे। पास्चुरेशन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, इसका मतलब रिलैक्सिन सिक्रेट होगा लेटर स्टेज में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। प्लेसेंटा सिक्रेट एचसीजी एंड एचपीएल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज एचसीजी ह्यूमन कोर्टियोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन, एचसीजी और एचपीए इन दोनों का सिक्रेशन प्लेसेंटा करती है। और आफ्टर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी 3 मंथ तक एचसीजी का सिक्रेशन करती है कॉर्पस ल्यूटियम, उसके बाद एचसीजी का सिक्रेशन होता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक फिगर दे रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिगर ए शो द फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फिगर बी शो द डेवलपमेंट ऑफ ए फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग सेल। तो एक के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है, फिगर बी में किस तरीके से जो एग सेल होती है, एग सेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होती है, देन जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है। जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर है ये होती है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो फिगर बी that take place at the site X, Y, Z respectively in the human female reproductive system figure A। तो फिगर ए में जो फिगर बी में स्ट्रक्चर दिखा रखी है उनका रिलेशन बताना है। तो आपको पता ही होगा जो अक्स वाली स्ट्रक्चर है, ये अक्स वाली स्ट्रक्चर ये यूटेरियस को शो करती है। तो यूटेरियस में इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, अक्स वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी ब्लास्टोसिस्ट। जो जेड वाली स्ट्रक्चर है ये शो करती है ओवरी को, ओवरी के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग सेल्स बनती है, एग सेल फीमेल गैमीट बनता है, तो जेड वाले में हो जाएगा एग सेल। वाई वाली स्ट्रक्चर शो करती है फेलोपियन ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला वाला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब वाई वाले लोकेशन पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अक्स शो करता है ब्लास्टोसिस्ट, अक्स हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, वाई हो जाएगा फर्टिलाइज एग, जेड हो जाएगा अनफर्टिलाइज एग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म। तो आपने पढ़ा होगा ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या होता है? ओवुलेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम प्रोफेज फर्स्ट में वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ये प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है वो कंप्लीट होती है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, बट मियोसिस स्टार्ट मेटाफेज सेकंड पे स्टॉप हो जाता है। फिर से मेटाफेज सेकंड पे स्टॉप हो जाता है
और जैसे ही जो एग सेल है या ओवम है, ओवम स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा पेनिट्रेशन के बाद, उसी टाइम मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो पेनिट्रेशन के टाइम पे कौन सा इवेंट होता है? कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग में पर्टिकुलर कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में जो डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स होती है उनके डेवलपमेंट के लिए हार्मोन चाहिए एफएसएच, देन ओवुलेशन के लिए हार्मोन चाहिए एलएच, उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोजन भी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर में हेल्प करता है एंड जो एंडोमेट्रियम होती है यूटेरस की उसको मेंटेन करता है, उसका एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरियस का फॉर्मेशन करता है। देन जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। तो स्टार्टिंग में एफएसएच सिक्रेट होगा, देन एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, देन प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 एक एक्वेटिक प्लांट दिखा रखा है। ये प्लांट वेलिसनेरिया प्लांट है। वेलिसनेरिया प्लांट में आपको प्लांट के पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है। इन द डायोसियस एक्वेटिक प्लांट शो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल फ्लावर्स दैट रीच द फीमेल फ्लावर्स बाई पोलिनेशन। मेल फ्लावर्स पोलिनेशन के लिए फीमेल फ्लावर्स में चले जाते हैं, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये मेल फ्लावर्स जो होते हैं, मेल फ्लावर्स कैसे होते हैं आपको पता ही होगा। एक्वेटिक प्लांट में जो मेल फ्लावर्स होते हैं उनके आउटर साइड में म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है, मेनली स्मॉल साइज के होते हैं और इनका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है और यहाँ पे भी दिखा रखा है व्हाइट कलर के हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मेल फ्लावर स्मॉल होता है, फीमेल फ्लावर लार्ज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द थैलेमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया। फ्रूट फॉर्मेशन आपको पता ही होगा। थैलेमस नॉर्मली जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो ओवरी के थ्रू होता है, बट 3 एग्जांपल्स है। एक तो एप्पल, दूसरा स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैश्यू के इनसाइड में जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो थैलेमस के थ्रू होता है। थैलेमस के थ्रू होता है। थैलेमस इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसके अबोव साइड में फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो ये जो थैलेमस वाला पार्ट होता है इससे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्ट्रॉबेरी दे रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ द जीनोटाइप ऑफ ए पेरेंट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारी एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है, टाइप्स ऑफ गैमीट इक्वल टू 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या होता है? n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील। हेटेरोजाइगस पेयर को काउंट करना है। हेटेरोजाइगस का मतलब एक कैपिटल लेटर हो एक स्मॉल लेटर हो, दोनों कैपिटल लेटर है या दोनों स्मॉल लेटर है, वो कंडीशन हो जाएगी होमोजाइगस। होमोजाइगस पेयर को काउंट नहीं करना, ध्यान रखना। होमोजाइगस पेयर को काउंट नहीं करना, हेटेरोजाइगस पेयर को काउंट करना है। हेटेरोजाइगस पेयर 2 को एक साथ लेना है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल है, स्मॉल है, ये हेटेरोजाइगस शो कर रहा है। कैपिटल बी ये होमोजाइगस है। तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। टोटल 2 टाइप के गैमीट बनेंगे। बना के बता देते हैं कौन कौन से। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी। एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आएगा। दूसरे वाले गैमीट में स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आएगा। दूसरे वाले गैमीट में स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आएगा। तो ये टोटल 2 टाइप के गैमीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में ओनली टाइप की बात हो रही है, तो ओनली 2 टाइप्स के गैमीट बन रहे हैं। नंबर ऑफ गैमीट की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स होते हैं वो एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस ऑफ गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स। जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो लिमिटेड काउंट में होते हैं। सेम कंडीशन ह्यूमन के लिए, ह्यूमन में जो स्पर्म होते हैं वो एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 2 टाइप के गैमेट यहाँ पे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट पैरेलिज्म इन जीन एंड क्रोमोजोम। जीन और क्रोमोजोम के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। एनसीईआरटी ने एक टेबल बना रखी है, उसमें एक तो दे रखा ए, दूसरा दे रखा बी। ए के अंदर भी टोटल 3 कैरेक्टर्स बता रखे, बी में भी 3 कैरेक्टर्स बता रखे हैं। आपको उसमें से चूज करना है कौन सा जीन है, कौन सा क्रोमोजोम है। उसी टेबल से ये वाला क्वेश्चन उठाया गया है। तो दोनों के जो ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स है वो सिमिलर होते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। उसी डिफरेंस के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दे ऑक्यूर इन पेयर्स, जीन भी पेयर में प्रेजेंट है, क्रोमोजोम भी पेयर में प्रेजेंट है। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये भी सही है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर होता है, इस पेयर में से एक क्रोमोजोम एक सेल में चला जाता है, दूसरा क्रोमोजोम दूसरे सेल में चला जाता है। क्रोमोजोम के साथ साथ क्रोमोजोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। तो वो जीन भी ट्रांसफर होते हैं, वो जीन भी एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। दे शो लिंकेज, लिंकेज तो शो नहीं करते। जीन लिंकेज शो कर सकता है, जीन लिंकेज शो कर सकता है, बट क्रोमोजोम लिंकेज शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। एक जो पेयर होता है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल के जो 3 लॉ थे उसमें से थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्वेश्चन फिर से चैप्टर नंबर 5 मेंडेलियन जेनेटिक्स उसका आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा, सिकल सेल एनीमिया ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन में एक तो हीम वाला पार्ट होता है, एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीम वाले पार्ट में फेरस प्रेजेंट होता है। ग्लोबिन प्रोटीन, इसमें 2 चेन्स होती है, एक अल्फा और बीटा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जो बीटा चेन है, बीटा चेन की 6th पोजीशन का जो अमाइनो एसिड है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। अमाइनो एसिड में म्यूटेशन होने का मतलब है जीन में म्यूटेशन हो गया। अमाइनो एसिड में म्यूटेशन नहीं हो रहा, जीन में म्यूटेशन हो गया। तो जीन में जो एडेनिन होता है, एडेनिन इसका ट्रांसफर हो जाता है थाइमिन के साथ। एडेनिन की जगह पे थाइमिन रिप्लेस हो जाता है, एडेनिन की जगह पे थाइमिन आ जाता है। तो इसके साथ एमआरएनए भी चेंज हो जाएगा, जीएजी, और एमआरएनए यहाँ पे जीयूजी, जीएजी से जीयूजी हो जाएगा। ये जीएजी एमआरएनए वाला जो कोडोन है, ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को। जीयूजी कोड करता है वेलिन को। इसका मतलब 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है, इसका रिप्लेसमेंट हो गया 6 पोजीशन पे वेलिन के थ्रू। ग्लूटामिक एसिड को वेलिन सब्स्टिट्यूट कर देता है। इस बेसिस पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन इन द बीटा चेन एट द 6th पोजीशन। तो ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वेलिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन ह्यूमन बीइंग वेयर जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो यहाँ पे देखते ही आपको पता चल रहा होगा, और एग्जाम्पल भी दे रखा है डार्क स्किन कलर। इसका मतलब मल्टीपल एलील है, बहुत सारे एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जीन भी मोर देन 1 प्रेजेंट होगी, जीन भी मोर देन 1 प्रेजेंट होगी। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। वहां पे क्वांटिटी का फर्क पड़ता है, जो जीन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी का फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा जीन होंगे उतना ही फिनोटाइप अलग हो जाएगा। तो क्वांटिटी का फर्क पड़ता है। स्किन कलर, हाइट ऑफ ह्यूमंस, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, स्किन कलर और कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, टोटल 6 एलील दे रखे हैं, टोटल 3 जीन होते हैं। तो ये किसको कंट्रोल करते हैं, किसके थ्रू? द पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी टर्म्ड एज, तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इस टाइप का हो गया पैटर्न, यहाँ पे हो जाएगी पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, उससे रिलेट करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी उससे रिलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम नंबर रिप्रेजेंट द करेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बीज। तो करेक्ट पैटर्न बताना है हनी बीज। तो हनी बी टोटल 3 टाइप की होती है, आपको पता ही होगा। नंबर 1 जिसको क्वीन बोलते हैं, इसी का राज चलता है भाई। नंबर 2 वर्कर, जो ओनली काम करती है, काम भी क्या, बस जो क्वीन होती है जो भी ऑर्डर देगी वही काम करेगी। और नंबर 3 ड्रोन, जिसको मेल भी बोलते हैं। क्वीन का काम होता है रिप्रोडक्शन करना, जो वर्कर्स होती है वो ओनली क्वीन की हेल्प करती है। अदर जो वर्क होते हैं ड्रोन होते हैं, ड्रोन भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आपको पता ही होगा ये जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन का फॉर्मेशन पार्थिनोजेनेसिस से होता है। पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोजेनेसिस से हो रहा है, इसका मतलब जो एग सेल है, एग सेल से डायरेक्टली ड्रोन बन जाते हैं, तो ये हैप्लॉइड होंगे। क्वीन के अंदर क्रोमोजोम होते हैं 32, क्वीन के अंदर क्रोमोजोम होते हैं 32, वर्कर में भी 32, बट जो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू मेल बनता है, उसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं n = 16। जो मेल होते हैं जिसको ड्रोन भी बोलते हैं, वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? इन मेल 16 एंड फीमेल 32, मेल 16 और फीमेल 32, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितनी भी फीमेल्स होती है सारी की सारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो n + n 16 + 16 टोटल 32 क्रोमोजोम होंगे वर्कर एंड क्वीन दोनों टाइप की फीमेल में। बट जो ड्रोन होता है उसका डेवलपमेंट या उसका प्रोडक्शन पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओनली फीमेल एग सेल डायरेक्टली ड्रोन का डेवलपमेंट करेगी, तो इसके अंदर ओनली 16 क्रोमोजोम होते हैं। दीज आर हैप्लॉइड, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। राजेश एंड महेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। राजेश हैज too few globin molecules while Mahesh has incorrectly functioning globule molecules. Identify the disorder. तो राजेश में क्या हो रहा है? राजेश में हीमोग्लोबिन लो अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। महेश में क्या हो रहा है? महेश में भी डिफेक्ट है, बट किस टाइप का डिफेक्ट है? महेश में ग्लोबिन चेन प्रॉपर नहीं बनी, इसमें पर्टिकुलर लोकेशन पे चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो याद करो ये दोनों टाइप के डिजीज ब्लड से रिलेट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में ऐसे 2 डिजीज है, एक तो है थैलेसीमिया, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए एनसीईआरटी में लिख रखा है, सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन में चेंज हो जाता है, 6 पोजीशन का जो एमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसको वेलिन रिप्लेस कर देता है, वेलिन रिप्लेस करता है। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब ऐसा महेश में हो रहा है, महेश में प्रॉपर फंक्शनिंग ग्लोबिन नहीं बन रहा, ऐसा महेश में हो रहा है। महेश की जो ग्लोबिन चेन है उसमें माइनर चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया वाला डिजीज। महेश में हो गया सिकल सेल एनीमिया। एससीए डिजीज राजेश में तो एक चेन ही कंप्लीट नहीं बन रही, अल्फा नहीं बनेगी, अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी तो बीटा थैलेसीमिया। तो राजेश में हो गया थैलेसीमिया। एनसीईआरटी बताती है थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स लो अमाउंट में बनते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। राजेश में हो गया थैलेसीमिया, महेश में सिकल सेल एनीमिया। बी भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, बट याद करो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन में रिसेसिव टाइप के ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किस में दे रखा है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, रिसेसिव ट्रेट। तो ऑप्शन बी में दोनों रिसेसिव बता रखे हैं और ऑटोसोमल बता रखे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी
फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन में कोई डिफेक्ट हो जाता है, उस वजह से होते हैं। दोनों हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में कोई डिफेक्ट हो जाता है, उस वजह से होते हैं। बट थैलेसीमिया में क्या होता है, चेन लो अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब चेन बहुत कम बनती है, स्मॉल या शॉर्ट चेन बनती है। बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ओनली 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड उसको वेलिन रिप्लेस कर देता है, इसमें एक माइनर म्यूटेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका ऑप्शन हो गया बी। थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है। सिकल सेल एनीमिया इज ए क्वालिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी का फर्क है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट ए मॉलिक्यूल फुलफिल टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए पर्टिकुलर 4 टाइप के जो मस्ट फॉलोड रूल एनसीईआरटी ने बता रखे हैं। नंबर 1, जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होना चाहिए। नंबर 2, माइनर म्यूटेशन होना चाहिए। नंबर 3, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। नंबर 4, मेंडेलियन जो फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेस होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट शुड नॉट बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिका, ये तो बोल रहा है रेप्लिकेशन ही नहीं हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, इसका मतलब आगे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल सही है। इट शुड नॉट अलो स्लो म्यूटेशन, थोड़े से म्यूटेशन होने चाहिए, यदि म्यूटेशन ही नहीं होगा वेरिएशन डेवलप नहीं होगी, वेरिएशन डेवलप नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तो डायनासोर जैसा हो जाएगा। आफ्टर 100 या 1000 ईयर्स ह्यूमन का आगे इवोल्यूशन नहीं होगा तो अर्थ से सारे के सारे ह्यूमन डिसअपियर हो जाएंगे, जैसा डायनासोर के साथ हुआ था। तो म्यूटेशन कंपलसरी होता है, म्यूटेशन होना चाहिए, वायरस के जैसे म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए। यदि कोरोना वायरस के जैसे म्यूटेशन हुआ तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। आज कभी वेव फर्स्ट आ रही है, कभी सेकेंड, कभी थर्ड, कभी अल्फा स्ट्रेन, कभी बीटा, कभी डेल्टा, पता ही नहीं चलता। माइनर म्यूटेशन होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ये भी सही है, मेंडेलियन कैरेक्टर के जैसे एक्सप्रेस होना चाहिए, मेंडल्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो स्टेटमेंट 3 तो इनकरेक्ट हो गया था, 4th भी सही है, 2nd और 4th इज करेक्ट। 18 में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इसको देखते ही पता चल रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन वाला डायग्राम है, एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शन वाला डायग्राम दे रखा है। तो ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम से स्टार्ट होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड से स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्रमोटर आके अटैच होता है, यहाँ पे प्रमोटर आके अटैच होता है, और एंड होता है 3 प्राइम एंड पे। कोडिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्पलेट की बात नहीं कर रहे, कोडिंग की बात कर रहे हैं। कोडिंग का 3 प्राइम यहाँ पे टर्मिनेटर आ जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो इसका मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो 5 प्राइम से अटैच होगा, प्रमोटर से अटैच होगा, और टर्मिनेटर पे वो सेपरेट हो जाएगा। तो प्रमोटर को बोलते हैं अपस्ट्रीम, यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और टर्मिनेटर वाली लोकेशन को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 19 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैच्योर्ड आरएनए इन यूकैरियोटिक। मैच्योर आरएनए की बात चल रही है, तो मैच्योर आरएनए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक का जो मैच्योर आरएनए होता है उसमें एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, जैसे ही आरएनए बनता है उसमें स्प्लाइसिंग हो जाती है। स्प्लाइसिंग का मतलब मोलिकुलर सीजर आएंगे जो डीएनए के इनएक्टिव पार्ट को कट कर देंगे। इनएक्टिव पार्ट होते हैं एंट्रोन्स, इनएक्टिव पार्ट होते हैं इंट्रोन्स, तो इंट्रोन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देखो जो मैच्योर आरएनए है उसमें रेड कलर के जो पार्ट्स है वो आपको नहीं दिख रहे, ओनली येलो पार्ट्स दिख रहे हैं, जिसको एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन प्रोटीन बनाते हैं तो एक्सोन का फंक्शन होगा, एक्सोन सारे के सारे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, इंट्रोन को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैच्योर आरएनए में एक्सोन तो प्रेजेंट है बट इंट्रोन एब्सेंट है। एक्सोन इंट्रोन डू नॉट अपीयर, स्टेटमेंट
या ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया बिकॉज दोनों अपीयर नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। एक्सोन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, ये वाला सही है, एक्सोन अपीयर होते हैं बट इंट्रॉन अपीयर नहीं होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन ई कोलाई द लेक ओपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन, लेक ओपेरॉन पर्टिकुलर एक कंडीशन में स्विच ऑन हो जाता है। एनसीईआरटी में एक ही जगह पे दो डायग्राम दिखा रखे, एक में स्विच ऑन कंडीशन है, दूसरे में स्विच ऑफ कंडीशन है। तो स्विच ऑन वाला डायग्राम ये दिख रहा होगा आपको। स्विच ऑन में क्या होता है, रिप्रेसर एमआरएनए से जैसे ही रिप्रेसर बनेगा, इसको इंड्यूसर यहाँ पे होता है लेक्टोज आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता। इसका मतलब एमआरएनए आगे कंटिन्यूस ट्रांसलेट होगा, आगे कंटिन्यूस एंजाइम बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन में, जो लेक ओपेरॉन वो स्विच्ड ऑन कंडीशन में होता है। 21, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा, तो ये तो गलत हो गया। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर, ये रिप्रेसर के साथ बाइंड हो गई। इस कंडीशन में जो रिप्रेसर है वो रिप्रेसर जो है वो प्रमोटर से बाइंड नहीं हो सकता, तो प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy used enzyme to purify biochemicals such as protein, DNA, RNA from the heat-killed S cell to see which one could transform live R cell into S cell in Griffith experiment. They observed that, याद करो, DNA as a genetic material या which chemical molecule एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड टोटल 3 एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किए थे। उसमें नंबर 1 एक्सपेरिमेंट आता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, वो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, डीएनए का, आरएनए का या प्रोटीन का। उसकी केमिकल नेचर को रिकॉग्नाइज करने के लिए या केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 टाइप के एंजाइम यूज किए थे, प्रोटीजेज, आरएनएज एंड डीएनएज। उसमें हुआ क्या था, जैसे ही डीएनएज को यूज करते हैं, डीएनएज क्या करता है, डीएनए को डीजनरेट कर देता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आगे कंटिन्यूस नहीं रहता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीजेज एंड आरएनएज अफेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोटीजेज और आरएनएज से ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं होता, डीएनएजेज इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला सही है। जो डीएनएजेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23, ये डायग्राम आपको दे रखा है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस का, एयूजी दिखा रखा है। तो फर्स्ट कोडोन हो गया, फर्स्ट कोडोन किसको कोड करता है, फर्स्ट कोडोन कोड करता है मिथ्योनिन का। तो ए वाली साइट, ये जो ट्रांसफर आरएनए की साइट है, यहाँ पे अमीनो एसिड आके अटैच होता है। तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए एयूजी कोड से आया है, इसका मतलब यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा वो होगा मिथ्योनिन। तो ए किसको शो करेगा, मिथ्योनिन को। बी वाली साइट, यहाँ पे होता है एंटीकोडोन एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री। एडेनिन के सामने क्या होता है, यदि डीएनए होता है तो थाइमिन होता है, बट यहाँ पे आरएनए है तो थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडेनिन। ग्वेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। एंटीकोडोन हो गया यूएसी। बी किसको शो करता है, यूएसी को। तो साइट ए पे मिथ्योनिन, साइट बी पे यूएसी एंटीकोडोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन ए सैंपल। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, देखो ऑप्शन रीड करो, प्रोब्स, मार्कर्स, वीएनटीआर, प्राइमर्स। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए की प्रिंटिंग निकालते हैं, डीएनए के पर्टिकुलर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग निकालते हैं। तो उसमें एक रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक यूज होती है। तो उसके अंदर डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए प्रोब यूज होते हैं। डीएनए प्रोब क्या होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डीएनए प्रोब क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं।
रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होने से फायदा ये हो जाएगा, ये प्रोब जैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड के साथ जाके अटैच होंगे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही एक्सरे फिल्म पे ट्रांसफर होगा, देन इसको एक्सरेज के सामने एक्सपोज करेंगे तो ये लाइट शो करेगा, ये शाइनिंग करेगा, शाइनिंग की वजह से इजीली विजिबल होगा। तो डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए प्रोब यूज करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, डीएनए प्रोब क्या होते हैं? डीएनए प्रोब्स आर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए which help to detect the presence of a gene of a long DNA sequence। लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस में जो पर्टिकुलर जीन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए के स्मॉल रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं, उनको डीएनए प्रोब बोलते हैं। These DNA probe bind with complementary DNA strand and visible at X-ray film by autoradiography technique। Then ऑटोरेडियोग्राफी टेक्निक के थ्रू इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही एक्सरेज में ये एक्सपोज होंगे उसी टाइम ये साइन करेंगे, तो एक्सरे फिल्म में एग्जैक्ट इनकी एक कॉपी बन जाएगी। ओके, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं सेक्शन बी के साथ, सैंपल पेपर का सेक्शन बी। ओके बाय, टेक केयर।